नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बीएससी प्रोग्राम के अंतर्गत बीएचआईसी 134 कोर्स के गेस्ट पेपर का दूसरा अध्याय देखेंगे, जो कि है स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव। तो सबसे पहले इसकी भूमिका की बात कर लेते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। इस अध्याय में मुगल सत्ता के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की प्रक्रिया को समझाया गया है, जिसमें 18वीं शताब्दी में हुए मैसूर और हैदराबाद के राजनीतिक गठन का उदाहरण लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सिख शासन की स्थापना से पहले पंजाब में राजनीतिक व्यवस्था का विकास और सिख धार्मिक व्यवस्था का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तन किस प्रकार हुआ, जिसके माध्यम से सिख राज्य का उदय हुआ, आदि प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जो है कौन कौन से प्रमुख प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला जो प्रश्न हमें प्राप्त होता है वो है, मैसूर राज्य के उत्थान का उल्लेख कीजिए, अथवा 18वीं सदी में मैसूर का उत्थान किस प्रकार हुआ। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। 18वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में हैदराबाद के बगल में मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद से अपनी अनिश्चित स्वतंत्रता को संरक्षित किया था और केवल मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था। परंतु मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ मैसूर व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। 18वीं शताब्दी में वोडियार से लेकर टीपू सुल्तान तक मैसूर के सभी शासकों को एक ओर तो मराठाओं के विस्तारवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर हैदराबाद और कर्नाटक के विस्तारवाद की चुनौती से निपटना पड़ा। और अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। 18वीं शताब्दी की जो जानी मानी हस्तियां थी, उनमें से एक टीपू सुल्तान था, जो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से टक्कर लेने वाला एक लोक नायक बन गया और अंग्रेज उसे सत्ता हथियाने की राह का कांटा मानते थे। मैसूर को विजयनगर साम्राज्य की वायसराय से बदल कर वोडियार वंश ने उसे एक स्वायत्त शासी राज्य बना दिया। अब मैसूर को दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का उत्तरदायित्व हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान पर था। हैदर मामूली खानदान से था और उसके विरोधी अंग्रेज उसे अक्सर अनाधिकार ग्राही यानी कि हड़प लेने वाला कहते थे। इस बात का असर बाद के इतिहासकारों में भी देखने को मिलता है, लेकिन वह उसी मायने में अनाधिकार ग्राही था जिस मायने में मैसूर का वह प्रधानमंत्री दलवई अनाधिकार ग्राही था, जिसकी जगह हैदर आया था। दलवई ने नामधारी वोडियार राजा का वजूद ही शून्य कर दिया था और अपने पहले के दलवई नंज रात की तरह हैदर ने भी राज्य की सेवा करने वाले एक कर्मचारी की हैसियत से शुरू की थी। उसने सेना को मजबूत करने, बेलगाम स्थानीय सरदारों या पोलीगारों को काबू में करने और बेदनो, सुंडा, सेवा, कनारा और गुट्टी को अधीन करने में अपनी सैनिक प्रतिभा दिखाई। उसकी जीत का सबसे महान क्षण वह था जब उसने अंग्रेजी सेनाओं को मद्रास के अंदर 5 मील तक खदेड़कर 1769 में उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया था। 1782 में दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे टीपू ने उनका उत्तराधिकार ले लिया। इसके बाद अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैसूर में युद्ध और उसके जो है सैनिकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मैसूर के सैनिकरण की युद्धों में भूमिका की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से इस प्रश्न को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा, मैसूर के इतिहास में युद्ध और उसके साथ सैन्यीकरण की अहमियत बहुत पहले से दिखाई देती है। इतिहासकार एस्टाइन के अनुसार सैन्यीकरण की परंपरा ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य में 16वीं सदी से ही देखी जा सकती है। दक्षिण भारत में सबसे पहले विजयनगर ने ही स्थानीय राजाओं और दूसरी बाहरी ताकतों पर अपना कब्जा कायम करने की गरज से आग्नेयास्त्रों यानी कि बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। स्थानीय सरदार, मैसूर में सैन्यीकरण की जरूरत को समझने के लिए स्थानीय सरदारों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय सरदार खासतौर पर पोलीगर, जंगलों के शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के वंशज थे, जिन्होंने सैन्य कौशल हासिल कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य की सैनिक सेवा में स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की सीख मिली थी। 18वीं शताब्दी आते आते उनमें से अधिकांश ने दो मुख्य माध्यमों से ताकत हासिल कर ली थी। पहला, राजस्व का कब्जा और उनकी भूमियों पर खेती करने वाला मिलने वाला अंशदान।
और दूसरा था उनके अपने संप्रदाय के मंदिरों के पुरोहितों का समर्थन। इसके अलावा इस तथ्य ने भी इस दिशा में काम किया था कि मंदिर व्यापार के केंद्र भी थे और उन्होंने स्थानीय सरदारों को ताकत हथियाने में मदद की, जिससे वे मैसूर के किसी भी केंद्रीयकृत राज्य के विकास को प्रभावित कर सके। इस प्रकार मैसूर और पोलीगरों के बीच ताकत और सैनिक बल का टकराव मैसूर में किसी राजतंत्र को स्थापित करने में निर्णायक कारक होता था। दूसरा पॉइंट है 18वीं शताब्दी के प्रयास। मैसूर और पोलीगरों के बीच टकराव की शुरुआत 18वीं शताब्दी में चिकदेव राजा वोडियार ने की। उसके अधीन मैसूर अभूतपूर्व सैनिकरण की ओर बढ़ा। इस बढ़ी सैनिक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए राज्य के अधिकारियों के द्वारा इकट्ठे किए जाने वाले आम राजस्व को बढ़ा दिया और उसके सैनिकों के पास जो भूमि थी उसे राजस्व करों से मुक्त कर दिया। हैदर अली जो धीरे धीरे मैसूर प्रशासन के ऊपर तक जा पहुंचा था, उसने अपने आप को इस प्रकार से मजबूत किया। उसने भूमि के बड़े हिस्सों को महत्वाकांक्षी योद्धाओं के हाथों नीलाम कर दिया, जिन्होंने राजस्व किसानों की हैसियत से स्थानीय सरदारों पर जो है राजस्व लाद दिया। हैदर अली ने इन सरदारों का जो है स्वाधीनता का कोई दावा नहीं माना और अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे उसकी भूमि से ही खदेड़ दिया। इन सरदारों की गतिविधियों के क्षेत्रों को सीमित करके हैदर ने फिर उनके स्थानीय प्रभुत्व को तोड़ा। उसका बेटा टीपू सुल्तान पोलीगारों के अधीन बनाने में और आगे बढ़ा। उन्हें निकाल देने के बाद उसने उनकी भूमि को या तो निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को या फिर सरकारी अधिकारियों के किराए पर उठा दिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को युद्ध की लूट में हिस्सा देने की जगह नियमित तनख्वाह देनी शुरू कर दी। इससे यह तय हो गया कि सेना में स्थानीय सरदारों के साठगांठ करने वाला कोई भी स्वार्थी तत्व या व्यक्ति सर नहीं उठा सके। कुछ मायने में हैदर और टीपू ने सेना के संगठन की कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने संगठन में यूरोपीय ढंग से अनुशासन को और मजबूत करने की कोशिश की। उनकी पैदल सेना यूरोपीय फैशन में कस्तूरी और संगीनों से लैस थी, जो मैसूर में निर्मित होते थे। उन्होंने 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना बनाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 2 डॉकयार्ड स्थापित किए। हैदर और टीपू ने अपनी सेना में फ्रांसीसी सैनिकों की भर्ती की और उनसे सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने का काम किया। 1761 तक मैसूर सेना में फ्रांसीसी लोगों की गिनती काफी बढ़ गई थी। इससे पैदल सेना और तोपचियों के प्रशिक्षण में मदद मिली होगी। दूसरी बात यह है कि इससे आधुनिक यूरोपीय आग्नेयास्त्रों और तोपों के उपयोग के लिए एक माहौल भी तैयार हुआ। ये जानकारी इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम के वोडियार मैसूर के युद्ध के विशेष अध्ययन से हमें प्राप्त होती है। तीसरा हमारा प्रश्न है मैसूर के प्रशासन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। हैदर और बाद में टीपू का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रशासन के ढांचे को मजबूती प्रदान करना भी था। असल में हैदर और टीपू के वोडियार पुराने प्रशासन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने सेना और राजस्व को लेकर सूचना तक प्रशासन के 18 विभागों को बनाए रखा। अपनी क्षमता दिखाने वाले खांडे राव, वेंकटप्पा या फिर मीर सादिक जैसे सर्वोच्च अधिकारियों को राजनीतिक खींचतान के बावजूद साथ रखा गया। असल में रद्दोबदल इसी समय की गई जब ऐसे अधिकारी पैसे की गड़बड़ी में पकड़े गए। ब्रिटिश प्रशासक थॉमस मुनरो का ये मत था कि हिंदू या मुसलमान देसी शासक के अधीन व्यक्तिगत दौलत और महत्वाकांक्षा पाने की जो गुंजाइश थी, उसके लिए समाज के कुलीन वर्गों ने जो है कंपनी की सेवा के विनम्र मामूलीपन की बजाय देसी शासकों के साथ जुड़ना अधिक पसंद किया। इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रश्न, जो कि है मैसूर के वित्तीय जो है संसाधनों का वर्णन कीजिए या टीपू सुल्तान और हैदर अली के शासनकाल में मैसूर की भू राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 18वीं शताब्दी में हैदर और टीपू के अधीन मैसूर प्रशासन के अंतर्गत राज्य चलाने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों की बढ़ोतरी करके और अपने सैन्य राजनीतिक अधिकार का आधार तैयार करना महत्वपूर्ण था। इसके लिए मैसूर के वित्त और उत्पादन के 2 संचालकों, व्यापारी और किसान दोनों को संभालना बहुत आवश्यक था। भूमि से प्राप्त राजस्व
टीपू सुल्तान तथा हैदर अली के शासनकाल में मैसूर में राजस्व प्रक्रिया के लिए भूमि को अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ था और हर वर्ग की भूमि के मूल्यांकन का तरीका भी अलग था। इजारा भूमि को तय किराए पर किसानों को पट्टे पर दिया जाता था। हिस्सा भूमि पर किराया उत्पादन में हिस्से के तौर पर देना होता था और सूखी भूमि पर किराया के पैसों में चुकाना होता था। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके थे। मैसूर में सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली के तहत भूमि को रखा जाता था और खेत जोतने वालों को काफी राहत और सुरक्षा देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता था। राज्य नियंत्रण की एक बहुत ही मजबूत प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें अमलदार तो राजस्व प्रशासन को नियंत्रित करते थे और आसफदार किराए संबंधी झगड़ों के कानूनी बिंदुओं की देखभाल करते थे। बिचौलियों को खत्म करके राज्य के लिए अधिक से अधिक राजस्व बनाने के लिए राज्य के हितों और किसानों के हितों के बीच एक सीधा सूत्र बना दिया गया। टीपू ने राजस्व से संबंधित सरकारी अधिकारियों को खेती के अधिकार न देकर किसानों की रक्षा जैसे उपाय भी किए। अपने संसाधनों का अधिकार बढ़ाने के लिए टीपू के शासन ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया, जैसे प्रति किसानों यानी कि प्रति जमीनों पर खेती यानी कि काश्त शुरू करने के लिए कर की माफी और उसने कर वसूल करने वालों की जातियों से किसानों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास भी किया। टीपू की भूमि राजस्व नीति ने खेती की विकास की सुविधा देने के लिए व्यक्तियों को जो है खेती करने के लिए पूरी स्वतंत्र व्यक्तिगत पहल देने का प्रावधान था। ऐसे व्यक्तियों को सिंचाई तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जमीन मुफ्त में दी गई। इस तरह लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया गया जो खेती के विकास को स्वतंत्र रूप से सहारा दे सके। परंतु इन उपायों से अलग पड़ी भूमि को जोतने और एक खास परिवार को हमेशा के लिए जागीर दे देने वाली जागीर प्रणाली के कारण सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर खेती के उत्पादन में पूरे गांव की साझेदारी की प्रथा की, जैसा कि इतिहासकार निखिलेश गुहा बताते हैं। इस प्रथा के कारण उत्पादन का बड़ा हिस्सा और वर्चस्व रखने वाली ऊंची जातियों को चला जाता था, जो अधिकतर कर्मकांड करते थे। इस तरह ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल खेतीहर समुदाय में विकास का काम शुरू करने के लिए किया जा सके। इसका परिणाम हुआ कि खेतीहर के पास इतने संसाधन नहीं बच पाते थे कि वह खेती का विकास कर सके। राज्य के द्वारा सबसे अधिक युद्ध को प्राथमिकता दी जाती थी। सुल्तानों का खास ध्यान मराठों, हैदराबाद, कर्नाटक और अंग्रेजों पर था। इसके कारण सैन्य खर्चा बेतहाशा बढ़ गया और इसके परिणाम स्वरूप राजस्व की मांग बढ़ गई। उदाहरण के लिए टीपू ने अपनी हार के समय भूमि राजस्व में 30% की बढ़ोतरी की थी। इस तरह खेती के किसी अस्थायी विकास की संभावना नहीं थी और खेतीहर को और अधिक पैसा देने को मजबूर होना पड़ा। ये वो स्थिति थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। व्यापार से प्राप्त राजस्व की बात करें तो मैसूर की अर्थव्यवस्था में व्यापारी लोग लगभग पिछली 2 शताब्दियों से एक अहम भूमिका निभा रहे थे। इनमें से अहम व्यापारियों ने अंदरूनी बाहरी व्यापार और राजस्व खेती को एक दूसरे से जोड़कर व्यापार और भूमि के इन विविध निवेशों का एक विभाग हथियाया हुआ था। राजनीतिक कार्यवाही के स्तर पर वे अक्सर सत्ताधारी शासकों के बीच अपने हितों की रक्षा करवाने के लिए मौजूद प्रथा और पारंपरिक संबंधों का इस्तेमाल करते थे। भूमि में उनका दखल काफी महत्वपूर्ण था, जैसा कि संजय सुब्रमण्यम बताते हैं। उनमें से कुछ के बड़े राजस्व किसान होने के बावजूद उनके अधीन खेती वाले इलाके में संपन्नता आई गिरावट नहीं। इससे पता चलता है कि वे भूमि को कितना महत्व देते थे और व्यापार के लाभों का भूमि में थोड़ा थोड़ा करके आना कितना अहम था। इस तरह संपन्न व्यापारियों की मैसूर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका थी। यूरोप की प्रौद्योगिकी लाने के लिए टीपू ने दूत फ्रांस भेजे और समुद्र मार्गीय व्यापार में भागीदारी की आकांक्षा को लेकर एक जहाजी बेड़ा भी तैयार किया। टीपू द्वारा इन व्यापारियों और उनके जो है
व्यापार की अहमियत को समझा गया। इसने आसुफों को नियुक्त किया कि वे अधिकारियों को प्रशिक्षित करें, जिससे कि वे व्यापार को काबू में रखने के लिए टीपू के द्वारा स्थापित व्यापार केंद्रों को चला सके। राज्य के अधिकारियों के जमा किए गए राजस्व से इन व्यापार केंद्रों के लिए व्यापार पूंजी उपलब्ध करानी होती थी। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि व्यक्ति निजी हैसियत में राज्य के व्यापार में पूंजी लगाने के लिए पैसा जमा करे, जिस पर उन्हें 35% का लाभ दिया जाता था। निजी व्यापारियों को ये छूट थी कि वे आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में हिस्सा लें। इससे राज्य के लिए काफी फायदेमंद समझा जाता था। इन केंद्रों के हिसाब किताब की नियमित जांच होती थी। इसके अलावा मुद्रा के नियमन का कठोरता से पालन होता था। 1793 में उसने एक राजकीय व्यापारिक निगम स्थापित किया और इसकी योजना मैसूर के बाहर फैक्ट्रियां स्थापित करने की। हालांकि निजी व्यापारियों की गतिविधियों के विस्तार या अंग्रेजों के संदर्भ में समुद्री व्यापार पर वर्चस्व को एक संभावी खतरे के रूप में देखा जाता था। ऐसा शायद देशी व्यापारियों और अंग्रेजों के बीच गठबंधन के रूप में देखा जाता था। 1785 में उसने अपने बंदरगाहों से काली मिर्च, चंदन और इलायची के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। 1788 में उसने अंग्रेजों के साथ व्यापार करने की साफ मनाही कर दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में मैसूर एक ऐसा राजतंत्र था जो हैदर और टीपू की सैनिक ताकत के द्वारा मजबूत तो हुआ, लेकिन उन पर इस बात का लगातार दबाव रहा कि वे सैन्य शक्ति के कारण काबू में आई ताकतों का कोई अस्थायी हल निकालने में समर्थ नहीं थे। इसके बाद अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे और पांचवें प्रश्न के लिए जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। पांचवा प्रश्न है, हैदराबाद की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में व्याख्या कीजिए अथवा हैदराबाद के राज्य निर्माण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, हैदराबाद का निर्माण मुगल साम्राज्य के दक्कन के 6 सूबों से किया गया था। दक्कन नया जीता हुआ क्षेत्र था जिसमें मराठों के साथ टकराव के कारण मुगल सत्ता को मजबूत नहीं बनाया जा सका। औरंगजेब के सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध सेनापति जुल्फिकार ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद दक्कन के सूबों पर कब्जा करने की योजनाएं बनाई। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने मराठों के साथ एक गुप्त समझौता किया। वह सिया था और उसका लक्ष्य बीजापुर और गोलकुंडा के खंडहरों पर एक सिया रियासत का निर्माण करना था। एक और शक्तिशाली मनसबदार जो कि दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना चाहता था, वो था चिंगिस खान, जो बाद में निजाम उल मुल्क आसफ जाह बना। जुल्फिकार खान और चिंगिस खान का संबंध मुगल दरबार में दो विरोधी गुटों ईरानी और तुरानी के साथ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक जुल्फिकार खान और उसका पिता आसद खान, जो औरंगजेब के अधीन वजीर के पद पर रहा था, मुगल दरबार में बहुत अधिक प्रभुत्व या प्रभाव जमाए रहे। 1708 में जुल्फिकार खान बहादुर शाह प्रथम के दक्कन के वायसराय पद को प्राप्त करने में सफल हुआ और 1713 में फारूक सियर द्वारा हत्या किए जाने तक इस पद पर बना रहा। निजाम उल मुल्क बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और वो दिल्ली से स्वतंत्र रहकर दक्कन पर शासन करना चाहता था। निजाम उल मुल्क एक चतुर कूटनीतिज्ञ था जिसने चौथ का भुगतान रोककर और स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी मराठा नेताओं को साहू के विरुद्ध भड़काकर मराठों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने की कोशिश की। दिल्ली दरबार के षड्यंत्रों के फलस्वरूप निजाम उल मुल्क को 1715 के अंत में दक्कन से वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर हुसैन अली को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया। निजाम उल मुल्क को मुरादाबाद भेज दिया गया और इसके बाद उसे बिहार भेजने का फैसला किया गया। इसके पहले कि वो नए पद का दायित्व ग्रहण कर सकता, फारूक सियर का शासनकाल समाप्त हो गया और निजाम उल मुल्क को मालवा स्थानांतरित कर दिया गया। ये वचन प्राप्त कर लेने के बाद कि दोबारा उसको स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, वो उज्जैन की ओर चल पड़ा। मालवा में रहते हुए निजाम उल मुल्क अपनी जो है भावी यानी कि भविष्य की महत्व की जो है नींव रखने में सफल रहा। उसकी गतिविधियों ने सैयद बंधुओं में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न की और उसे वापस बुला लिया गया। इसने 1716
1920 मई में आसिरगढ़ पर कब्जा कर लिया और 3 दिन बाद बुरहानपुर पराजित हुआ। सैयद बंधु निजाम उल मुल्क की नीति को रोकने के लिए सैयद दिलावर अली खान और आलम अली खान को आदेश दिया। दिलावर अली खान को 1720 जून महीने में हरा दिया गया। आलम खान लड़ाई में हार गया और मार डाला गया। जब हुसैन अली दक्कन की ओर जा रहा था तब रास्ते में ही 8 अक्टूबर 1720 को छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। सैयद अब्दुल्लाह को पराजित करके मार डाला गया। सैयद बंधुओं के पतन के बाद निजाम उल मुल्क ने अपने आप को दक्कन के 6 सूबों का मालिक बना लिया और मराठों के विरुद्ध अपनी कार्यवाहियां शुरू कर दी। उसके कठोर अनुशासन से नफरत और ईर्ष्या को भड़काया। वो बेहद दुखी था। वजीर के रूप में उसने दक्कन की में मालवा और गुजरात को जोड़ा। जब उसने देखा कि दरबार में उसे पसंद नहीं किया जाता है तो वो बादशाह की आज्ञा लिए बिना ही दक्कन चला गया। निजाम उल मुल्क ने मुबारिज खान को बेटे को भी हरा दिया और 1725 के आरंभ में हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। उसने भूमि राजस्व के दायित्व अपनी इच्छा और खुशी के आधार पर सौंपे। प्रभुसत्ता की एकमात्र विशेषताएं जिनसे कि वो दूर रहा वे थी कलगी अथवा शाही छाते का जो है प्रयोग, जुम्मे की नमाज का अपने ही नाम पर पढ़ा जाना, अपने नाम वाले सिक्के जारी करना। निजाम उल मुल्क ने यही सही अनुभव किया कि पेशवा बाजीराव प्रथम की गतिविधियां दक्कन में एक स्वतंत्र रियासत स्थापित करने की उसकी निजी नीतियों के जो है विरुद्ध थी और इस कारण उसने उसका विरोध करने का फैसला किया। बहुत से मराठा प्रमुख ऐसे थे जो पेशवा से संतुष्ट नहीं थे। वे उसके विरुद्ध निजाम के साथ मिल गए और 1727 से 1732 तक के जो 5 साल थे उसके लिए पेशवा बाजीराव को उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा। निजाम को 1728 में पालखेड़ में पराजित कर दिया गया और उसका साथी सेनापति त्रिम्बक राव दमाडे 1731 में मारा गया। निजाम उल मुल्क ने पेशवा के साथ सुलह करने का फैसला किया जो खुद निजाम के साथ समझौता करने का इच्छुक था ताकि वो उत्तर में अपने अभियान चला सकता। दिसंबर 1732 में एक समझौता हो गया जिसके द्वारा निजाम की महत्वाकांक्षा की पूर्ति दक्षिण में तथा पेशवा उत्तर में कर सकता था। दिल्ली में पेशवा बाजीराव के अचानक पहुंचने के बाद मुगल बादशाह ने निजाम को दक्कन से बुला भेजा और वो जुलाई 1737 में दिल्ली पहुंच गया। मुगल बादशाह ने निजाम को आसफ जाह का खिताब प्रदान किया। निजाम ने मालवा की ओर कूच किया परंतु भोपाल के निकट पेशवा बाजीराव ने उसे हरा दिया। जनवरी 1738 में अपमानपूर्ण सुलह करने के उपरांत उसे विवश कर दिया गया। निजाम ने बाजीराव को मालवा की सूबेदारी और नर्मदा तथा चंबल के बीच के इलाके पर अधिकार देने का वचन दिया। निजाम उल मुल्क ने 1748 में अपनी मृत्यु तक दक्कन पर स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा वो निरंतर करता रहा। नादिर शाह द्वारा उसे दिल्ली का शासक बनाने की पेशकश को उसने ठुकरा दिया। निजाम उल मुल्क न केवल हिंदुस्तान में अपने समय का सबसे श्रेष्ठ सेनापति और एक चौकन्ना और ईमानदार प्रशासक था बल्कि राज्य संचालन और कूटनीति में भी वो निपुण था, परिपूर्ण था। सब कहीं उसे औरंगजेब के युग के विस्तृत समय का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाता था। उसके लंबे शासनकाल में उसके प्रशासन वाले धनी प्रांत और समृद्ध हुए। अड़ियल सेनापतियों, महत्वाकांक्षी अफसरों और डाकुओं के सरदारों का दमन कर दिया गया। राजस्व का निर्धारण उदार था। उसकी कर नीति ने व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुकरण किया। उसने पूर्णचंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया। इसके बाद हमारा जो छठा प्रश्न है वो है हैदराबाद की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। देखिए हैदराबाद की भू राजस्व प्रणाली मैसूर की भू राजस्व प्रणाली से भिन्न मानी जाती है क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर ने राजस्व पर एक बड़ी नौकरशाही के जरिए सीधे काबू करने की कोशिश की थी लेकिन हैदराबाद के शासकों ने ये काम बिचौलियों को करने दिया। इतिहासकार M.A. नईम द्वारा इजारा या राजस्व खेती भूमि के वजूद की बात कही गई है। दूसरे तमाम ऐसे पेशकश जमींदार थे जिनकी भूमि का सरकारी तौर पर कोई आकलन नहीं होता था लेकिन उन्हें अपने ही आकलन खातों के हिसाब से एक सालाना अंशदान या पेशकश देनी होती थी। तीसरे नईम के अनुसार जहां जमींदारों और देश पांडे यानी कि गांव के प्रधानों को राज्य के आकलन के आधार पर
भू राजस्व देना होता था और उनकी भी सहमति ली जाती। राजस्व को उत्पादन का 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता था कि इस अनुपात में राजस्व इकट्ठा हो। राज्य और भू राजस्व दाताओं के बीच बिचौलियों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि राज्य की इकट्ठा हुई रकम या जमाबंदी जमींदार की सहमति से तय की गई आकलन की रकम यानी कि कामिल से हमेशा कम होती थी। जैसा कि नईम ने लिखा है, इन दोनों कामिल और जमा के बीच का फर्क जमींदार का हिस्सा होता था। निजाम काल के राजस्व संबंधी दस्तावेजों से ये पता चलता है कि वास्तविक राजस्व में भी गिरावट आई। इस नई व्यवस्था में जागीरें पुश्तैनी बनती गई और मनसबदारी व्यवस्था में कुछ मुगल विशेषताएं ही बची। मैसूर में तो इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन हैदराबाद में इसके लिए कोई गंभीर उपाय किए गए नहीं प्रतीत होते हैं। यही नहीं, जागीरदार पुश्तैनी विरासत का फायदा उठाते हुए इतने मजबूत हो गए कि वास्तविक राजस्व में गिरावट आने के संदर्भ में भी इस बात का कोई सवाल नहीं उठता है कि जागीरदारों को कोई रकम सचमुच मिलनी चाहिए। उनकी जागीरों से उन्हें मिलने वाले राजस्व उससे कम हो। हैदराबाद के भू राजस्व प्रशासन में आमिल यानी कि प्रांतीय प्रधानों के नीचे अधिकारी होते थे। नियमित आकलन और सर्वेक्षण के उपाय किए जाते थे। खेती करने वालों का राज्य की कर्ज और मोहलत की नीति के जरिए हौसला बढ़ाया जाता था, मगर ये सभी संभावनाएं बिचौलियों की ताकत और अहमियत ने खत्म कर दी। इसका निजामों के अधीन हैदराबाद के राजतंत्र के बनने पर महत्वपूर्ण असर पड़ना था। लगता है कि वहां बिचौलिए स्वार्थों का एक ऐसा तंत्र मौजूद था जो सर्वोच्च स्तर पर ताकत और असर के लिए जो है चलने वाली होड़ के लिए राजनीतिक आधार बन सकता था। कुलीन वर्ग की संरचना में भी एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया, जहां जहां पहले के सैनिक कुलीनों ने अपनी शक्ति को कुछ सीमा तक बचाए रखा, वहीं राजस्व और वित्तीय प्रबंध के विशेषज्ञ कुछ नए व्यक्ति निचली श्रेणियों से उभर कर सामने आए। इसके बाद अब हमारा जो है 7वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद की राजनीतिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा हैदराबाद की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षक और उनके आश्रित एवं स्थानीय सरदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य 1724 में शाही दरबार के एक शक्तिशाली कुलीन द्वारा स्थापित किया गया था। संरक्षक और उनके आश्रित की बात करें तो हैदराबादी प्रशासन व्यवस्था ने राज्य में शक्ति की देसी संरचनाओं को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनको केंद्रीय सत्ता के साथ संरक्षक संरक्षित संबंध में समायोजित करने का प्रयास किया। वो मुख्य संरक्षक निजाम और शक्तिशाली सामंतों को बताती है। निजाम तो अपनी पकड़ बनाए रखते थे, जबकि उनके इर्द गिर्द सामंतों का घेरा समय समय पर बदलता रहता था। निजाम के कालों में सामंतों को अपने काम में आगे बढ़ने के लिए कोई एक सा मानदंड नहीं था, जैसा कि मुगलों के अधीन होता था। निजाम के साथ व्यक्तिगत संबंध या सैनिक कौशलों को अहमियत मिल रही थी, इसलिए हैदराबाद में शक्तिशाली बनने के लिए मनसबों ने, जैसा कि मुगलों की व्यवस्था में था, सामंतों के उदय को नहीं रोका। बहुत से ऐसे जमींदार या जागीरदार जो अपने पीछे छोटे बिचौलियों को साथ लेकर चल सकते थे, थोड़े से सैनिक कौशल और कूटनीति के बल पर शक्तिशाली हो गए। इससे पहले मुगलों के औपचारिक भू राजस्व नियमों और व्यवस्थित प्रशासनिक स्तरीयकरण के कारण शक्ति और दौलत बनाने की गुंजाइश सीमित रही। लेकिन अब संस्था का ढांचा इतना कमजोर हो चुका था कि शीर्ष पर राजनीतिक दावों को सीधे-सीधे हथियाया जा सकता था। हैदराबाद की शासन व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली व्यापारियों, सूदखोरों और सैन्य कुलीनों ने भी निजाम को, जो शासन व्यवस्था का प्रमुख संरक्षक उभर कर जो है सामने आया था, मूल्यवान वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान करके शासन व्यवस्था में एक अहम जो है भूमिका निभाई। वकीलों की बात करें तो वकील कहलाने वाले बिचौलियों का एक और तंत्र शक्ति और दौलत हथियाने की इस प्रक्रिया को मदद पहुंचा रहा था। ये वकील निजाम और सामंतों के बीच, सामंतों और सामंतों के बीच और निजाम और बाहरी ताकतों के बीच दलालों का काम करते थे। वकील हैदराबादी सामंतों द्वारा संचालित विशाल और पैसे देने वाली यानी कि पैसे वाली संस्थाओं में व्यक्तियों के लिए सुअवसरों का भी व्यवस्था करते थे। ये वकील आमतौर पर व्यक्तियों के स्वार्थों के आधार पर काम करते थे और वहीं
तक शक्तिशाली थे, जहां तक कि उनके संरक्षक शक्तिशाली थे। इसके साथ ही व्यक्तिगत लाभ के लिए निष्ठा और संरक्षण बदल लेना आम बात थी। उस माहौल में जहां काम करने को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक सा मानदंड नहीं था, ये वकील शक्ति और दौलत के लिए चलने वाली होड़ में व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करने वाली शक्तियों के प्रतिनिधि थे। अगर बात करते हैं हम लोग स्थानीय सरदारों का, तो स्थानीय स्तर पर हावी अर्ध स्वतंत्र शासकों को एक वार्षिक खिराज या पेशकश के बदले अपने पुश्तैनी क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति दी गई। उन्होंने निजामों और उनके सामंतों जैसे संरक्षकों की भूमिका तो निभाई, लेकिन उन्हें हैदराबाद की राजनीतिक व्यवस्था में कभी पूरी तरह तौर पर मिलाया नहीं गया। न ही उनके वकीलों ने दूसरे शासकों के साथ संबंध बनाए रखे। स्थानीय सरदारों ने हैदराबाद की दरबार की जीवन शैली को भी नहीं अपनाया और दरबार की राजनीतिक के दायरे से बाहर रहने में ही संतुष्ट रहे, लेकिन हैदराबाद दरबार के कमजोर होने पर भी वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निर्णायक कारक बने रहे। इसके बाद अगर हम बात करें वित्तीय और सैन्य समूह का, तो हैदराबाद की राजनीतिक व्यवस्था में साहूकारों, महाजनों और सेनापतियों, आमतौर पर जो भाड़े के होते थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रमुख भूमिका निभाते थे क्योंकि वे आवश्यक वित्तीय और सैन्य सेवा प्रदान करते थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनका संप्रदाय था और वकीलों के विपरीत वे जाति अथवा संप्रदाय के समूहों की तरह काम करते थे। वित्तीय समूहों में कुछ मुख्य संप्रदाय या जाति समूह अग्रवाल और मारवाड़ी थे, जबकि अफगान और अरब प्रमुख सैनिक समूह में थे। इन व्यक्तियों और समूहों द्वारा अपना समर्थन एवं सेवाएं वापस लेने की धमकी देकर अपने स्तर पर राजतंत्र के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाई जाती थी। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें प्रशासन प्रणाली का, तो हैदराबाद राजतंत्र के दूसरे पहलुओं की प्रवृत्ति का अनुसरण प्रशासनिक प्रणाली द्वारा किया जाता था। पहले की मुगल संस्थाएं प्रकट में जो है व्यक्तियों को लाभ कमाने की छूट देने की प्रक्रिया में लगी रही, लेकिन अब उन्होंने निहित स्वार्थों को मजबूत करने की भी छूट दे दी। सबसे अच्छा उदाहरण दीवान के पद का है, जो राज्य के अधिकतर रोजमर्रा के मामलों को चलाता था। यहाँ दीवान की जगह दफ्तरदार का मातहत पुश्तैनी पद कहीं अधिक अहम हो गया। राजस्व जैसे मामलों को चलाने के लिए वेतनभोगी अधिकारियों के न होने की स्थिति में ये दीवान स्थानीय देश पांडे या तालुकदार के द्वारा रकम निश्चित करके और उसके खाते में दर्ज करके सही नियंत्रण कर पाने में समर्थ थे। इस तरह से उन्हें काफी दौलत बना लेने का मौका भी मिल जाता था। 18वीं सदी के अंत तक हैदराबाद एक अपेक्षाकृत नई राजनीतिक व्यवस्था का सूचक बन चुका था, जिसके नए भागीदारों का एक पूरा दायरा था तथा उनकी जो जड़ें थी और जो सामाजिक पृष्ठभूमियाँ थी, ये भिन्न-भिन्न थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 8वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में सिख धर्म का उत्थान किस प्रकार हुआ? या सिखों के भाईचारे को गुरु नानक से गुरु गोविंद तक किस प्रकार सुदृढ़ किया गया? तो इसका उत्तर होगा कि भाई 15वीं शताब्दी के अंत में नए लोकतांत्रिक धर्म सिखवाद का प्रसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में हुआ। 15वीं और 16वीं सदियों में धार्मिक आंदोलन की श्रृंखलाओं ने भारतीय धार्मिक विश्वासों को पुनः जागृत किया। इस नए उदित होते हुए संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे, जिन्होंने कि अपने अनुयायियों को सिख नाम दिया, जिसका साहित्यिक अर्थ होता है सीखने वाला या अनुशासित। कुछ ही समय में इस नए धर्म का प्रसार होने लगा और लोगों के लिए सिख नाम एक व्यापक अर्थ वाला हो गया। किसी जाति का प्रतीक न होकर ये एक धर्म बन गया। गुरु नानक का धार्मिक आंदोलन शांतिपूर्वक व्यापक था और इसका लाभ धर्मनिरपेक्ष जीवन के साथ एकता स्थापित करना था। गुरु नानक के बाद अन्य 9 गुरु हुए, जिन्होंने कि 200 वर्षों में न केवल सिख धर्म को संगठित किया और शक्तिशाली किया, बल्कि मुगल साम्राज्यशाली लड़ाकू ताकत भी बना दिया। इन गुरुओं के सिख धर्म के विकास में योगदान कुछ इसी लिपि को विकसित किया। गुरु रामदास ने अमृतसर के मंदिर की आधारशिला रखी। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को सैन्य कला और गोविंद सिंह जो कि अंतिम केंद्र बिंदु के साथ एक भली भांति संगठित लड़ाकू ताकत के रूप में संगठित किया। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पंथ की नींव डालकर संगठन के रूप में जो है प्रस्तुत किया या फिर जो है संगठित किया।
उनकी मृत्यु धर्म का नेतृत्व उनके विश्वास आ गया, जिसकी लोकप्रियता बंदा बहादुर के नाम से हुई है। बंदा बहादुर संघर्ष किया, 1715 में उसको गिरफ्तार, लगभग 10 वर्षों तक मुगल अधिकारी किए, किंतु उनका ये प्रयास सफल नहीं। राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित और स्थापित किया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, नादिर शाह और अहमदी के जोर पड़ना, और तीसरा की आक्रमण और एक सूत्र संपर्क का अभाव। तो ये सारे कारण थे। अराजक स्थिति पैदा हो गई और में उदय हुआ। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु घंटी साबित हुई। अफगान नस्लों ने पंजाब स्वतंत्र रियासतों को बनाने में सफलता प्राप्त की गई। मुगल अत्याचार तथा अफगान आक्रमणों के कारण उत्तर में सिखों को गुटों में संगठित होना आवश्यक हो गया था। इन गुटों को जत्थेया तथा इनके कमांडरों को जत्थेदार कहा जाता था। एकताबद्ध कार्यवाही की आवश्यकता को महसूस करते हुए बैसाख और दिवाली के त्योहारों को त्योहार के जो है अवसरों पर इन बैठकों को अस्थायी गुटों के बीच एकता को बढ़ावा मिला, कि फरार को और सुदृढ़ का राजनीति छोटे गुटों ने स्थानीय सरदारों के नेतृत्व में पुनः सिंहपुरियों का नियंत्रण, सतलुज नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों पर, फुलकिया का नियंत्रण मालवा और सरहिंद नियंत्रण जालंधर के दुआब पर था, और भागी मिसले का नियंत्रण झेलम और सिंधु नदियों के बीच का जो क्षेत्र है लाहौर और अमृतसर वहां और ये गुजरने वाला वाजीराबाद पर था। ठीक है, शब्द है सब प्रयोग रिकॉर्ड वह अपनी विजयों मिसलें आधारित थी। विनय बोलने का अधिकार था और अपने अधिकार था। मिस्र के आंतरिक चरित्र जाने के में शक्तिशाली विनाशकाली समाप्त हो गया। इस आंतरिक संघर्ष के सरदार रणजीत सिंह की दूसरी मिसलों के सरदारों के बीच एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उदय हुआ, और उसने हथियारों की शक्ति के बल पर जिन्होंने बाद में सभी मिसलों को जीतकर एक संगठित तथा सुदृढ़ पंजाब की नींव रखी। इसके बाद अब हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे, जो कि है सिख राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, चर्चा कीजिए। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के पूर्व में अधीन किए गए राजाओं और उनका क्षेत्रीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया, जो खुद का एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। पंजाब एक बाद उदय हुआ। पंजाब के साथ आया, जिस प्रक्रिया गठन की स्थापना के साथ हुआ था, बाद में रणजीत सिंह द्वारा स्थापित स्वायत्त राज्य की सरदार महान सिंह का पुत्र था। 1782 में केवल उस समय जो है 12 वर्ष का था। उसने उसके अंतर्गत गुजरनवाला, वजीराबाद और सियालकोट, रोहतास खान जबकि चमन शाह के नेतृत्व आक्रमणों को दृढ़ करने में मदद की। 18वीं सदी के अंत में महाराजा शक्तिशाली राज्य सिंह दिनों विस्तार हो रहा है, लगातार चार्ल्स मेटकॉफ को 18 के लिए भेजा तथा अधीन रणजीत ने अपना उचित नहीं समझा। 1809 इसकी निम्नलिखित शर्तें थी। पहला, सतलुज रणजीत सिंह का वायदा, राज्य में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया, तो ये अंग्रेजों के अनुमति दे दी गई। तो ये जो है आपका अमृतसर का संधि था। इस संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच में जो है अस्थायी मित्रता हो गई। रणजीत सिंह ने जीते हुए इस संधि का पालन किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये संधि एक तरह से रणजीत सिंह की साक्षात पराजय थी, क्योंकि इसकी प्रथम 3 शर्तें अंग्रेजों न केवल सतलुज नदी तक चली गई, भी मिल गया, लेकिन हमारे विचार के अनुसार मांग के अनुरूप ही कदम उठाया अनिवार्य था, तथा महाराजा रणजीत सिंह विशाली मराठी किस तरह उसके समक्ष ठहर सकते। लाभ अंग्रेजों को ही हुआ। रणजीत सिंह ने इस संधि का जीवन पर 42 ईस्वी में 59 वर्ष की आयु में हुई। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न, जो संभवतः आखिरी विस्तार उल्लेख कीजिए नहीं था, अपितु उसमें प्रशासक था, उसके शासन प्रबंधक है। पहला केंद्रीय प्रांत था, वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। उच्च न्यायालय था, लेकिन निरंकुश होने के साथ शासकीय कार्यों योग्य व्यक्ति थे। रणजीत सिंह का केंद्रीय विधानमंडल या केंद्र उसके मंत्रियों के पद पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके सबसे प्रसिद्ध मंत्रियों में राजा ध्यानचंद्र प्रधानमंत्री, फकीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री, भगवान दास वित्त मंत्री, हरि सिंह नलवा कमांडर इन चीफ थे। उनके केंद्रीय शासन संबंधी 12 विभागों में से निम्नलिखित विभाग प्रमुख थे। जैसे पहला है दफ्तरे आबवाबिस और अन्य जो साधन होते थे, जैसे कि नजर आयोग का जीव के खर्चों का भी ब्यौरा रखता था। सरकारी वेतन भत्ते रोजनामचा की सूची के रजिस्टर को रखता था। इसके बाद अब हम लोग दूसरे शीर्षक से रणजीत सिंह के जो है हम लोग बारे में जानेंगे। जिले के प्रभु विभाजित थे। जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। निर्णय देना, शांति व कानून भी थे। प्रांतीय शासन रणजीत सिंह ने विभाजित किया, जो कश्मीर थे। प्रांत के प्रधान गांव का प्रशासन, तो देखिए रणजीत सिंह की राशन प्रबंध, गांव का सारा प्रबंध किया करती थी। 5वां है भू एवं राजस्व प्रबंध।
रणजीत सिंह के राज्य को आमदनी का प्रभु का 1/3 से लेकर 2/5 भाग भूखगान वसूल करने और उस सरकारी काम में मुकद्दम सहायता प्रदान करते थे। ये सभी राज्य के वही करते थे। प्राकृतिक विपत्ति थी, भूकर के अतिरिक्त ही राज्य की आमदनी के साधन थे। भूकर तय करने की निम्नलिखित विधियां थी। पहला है कांधार खरीद और दिया जाता था। बात कर देखते हैं तो अधिकारी अनाज ये प्रथा 1923 ईस्वी तक चली गई। तीसरा है बीघा अथवा औसत प्रणाली या पद्धति। इस विधि में 1 बीघा की पैदावार के आधार पर कुल कृषि योग्य भूमि की सारी पैदावार का अनुमान लगाकर निर्धारित करने वाले अधिकारी कर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। संभवतः रणजीत सिंह के काल में भूकर की मात्रा उपज का 1 बीघा है। बोली अथवा नीलाम विधि इस पद्धति में देने वाले छठा अगर हम सिंह का कैसा जो है विचार और तथा उसने सेना में अनुशासन लाकर उसे महान शक्ति बनाया। यह खास दूसरा है फौजे आम और तीसरा है फ्रांसीसी अधिकारी जनरल वेंतुरा था। फौजे आम पैदल सेना के अलावा घुड़सवार और तोपची भी होते थे। फौजे बेकवायद वह सेना थी यानी कि वो छोटी सेना थी जो राजा को जरूरत पड़ने पर जागीरदार देते थे। वास्तव में रणजीत सिंह ने अपनी सेना का यूरोपीय ढंग से संगठन किया तथा प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी अधिकारी नियुक्त किए। उसने तोपखाने का प्रबंध करने के लिए यूरोपीय तथा तुर्की अधिकारी नियुक्त किए। 7वां पॉइंट है कानून व न्याय प्रबंध। देखिए कानून कठोर नहीं था, बार अपराध करने वाले के अंग भंग कर दिए जाते थे। मृत्यु स्वयं राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, उसी मुकदमा दरबार में की जा सकती थी। गांव में ग्राम पंचायतें, जिले में कारदार और पंचायत प्रांतों में जो है नाजिम और केंद्र में राजा न्याय करता था। लाहौर में एक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय था। इस न्यायालय में नाजिमों और कारदारे के मामले में जो है रणजीत सिंह करता था। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।